हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2024 का। एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने पेश हूँ हिंदी साहित्य की सीरीज को लेकर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास के रूप में मैं आप सभी के सामने अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को क्लियर करवाऊंगा और उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और दोस्तों टिक लगा कर रखा है। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ में मैं कुछ लघुतरात्मक प्रश्न यानी कि आलोचनात्मक प्रश्न जो बड़े बड़े सवाल है तो उन पर भी आज की इस वीडियोज के साथ में अंत में एक सवाल रखूंगा। वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसको समझने लायक दोस्तों अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहिएगा और उस सवाल को देखना मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। और स्टार्टिंग में तो मैं थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से, तो उनके बारे में डिस्कशन करूंगा और इसके बाद में जो अंत में एक क्वेश्चंस आएगा तो वो आलोचनात्मक प्रश्न यानी कि लघुतरात्मक प्रश्नों से बड़ा होता है, तो उन्हीं सवालों पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने ही। तो चलिए दोस्तों सवाल देखते हैं 17वां कि सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है उसका हमें उल्लेख करना है। दोस्तों सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, सामाजिक जो रूढ़ियां होती है रीति रिवाज होते हैं तो उन्हीं का विरोध, धर्म की रूढ़िवादी एवं आडंबर प्रधान रूप का विरोध, धर्म के रूढ़िवादी एवं आडंबर प्रधान रूप है तो उसका विरोध करना चाहिए। तो इसके बारे में और सहज एवं नैसर्गिक जीवन के महत्व का प्रतिपादन, सहज एक बिल्कुल सिंपल सहज और नैसर्गिक जीवन के महत्व का प्रतिपादन तथा इंद्रिय संयम पर बल आदि सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों समझ में आया या नहीं? देखिए सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता कहो या फिर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कहो सेम बात है, इसके गुण भी कह सकते हैं। यानी सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी विशेषता इस सिद्ध साहित्य के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य बिल्कुल सिद्ध किया हुआ साहित्य, नाम से स्पष्ट है। तो यानी कि सिद्ध किया हुआ, देखिए सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना, जैसे कि समाज में जो कुप्रथाएं चलती है, ठीक है, दहेज प्रथा है, इस प्रकार की अनेक सारी ऐसी प्रथा होती है जैसे कि जो उसे हम कहते हैं सामाजिक रूढ़ियां, उसका विरोध, धर्म के रूढ़िवादी, जो भी धर्म के रूढ़िवादी लोग होते हैं एवं आडंबर प्रधान रूप का विरोध करना, आडंबर प्रधान जो भी रूप होते हैं तो उसका विरोध करना, सहज एवं नैसर्गिक जीवन के महत्व का प्रतिपादन, बिल्कुल सिंपल सहज और नैसर्गिक, ठीक है, सादा जीवन के महत्व का प्रतिपादन करना, उसको स्टार्ट करना, प्रतिपादन यानी कि उसकी शुरुआत करना, ठीक है, तथा इंद्रिय संयम पर बल आदि सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। समझ गए होंगे, यानी कि सिद्ध किया हुआ साहित्य ऐसा होगा जिसमें रूढ़िवादी जो परंपरा है उसका विरोध किया गया है और धर्म रूढ़िवादी एवं आडंबर प्रधान रूप है तो उसका भी विरोध किया गया है। तो किसका विरोध इसका किया गया, तो किसका सहयोग किया गया, किसका साथ दिया गया? तो दोस्तों सहज और नैसर्गिक जीवन के महत्व का प्रतिपादन, इस पर बल दिया गया है। अच्छे तरीके से मैंने इस सवाल को आप दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। क्या है सवाल कि सिद्ध की संख्या कितनी मानी गई है? प्रमुख सिद्धों के नाम भी आपको लिखने हैं। प्रमुख सिद्धों की संख्या कितनी मानी है दोस्तों? तो सिद्धों की संख्या है तो वो कितनी मानी गई है, ये इसके इसमें से प्रमुख सिद्धों के नाम भी, एक दोस्तों सिद्ध का नाम है राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन, ये दोस्तों इनकी सिद्धों की संख्या है वो 84 मानी गई है। सवाल पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो राहुल साकृत्यायन के द्वारा सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और इनमें से सरहपाद, सबरपा, डोंबिपा, कणहपा, कुकुरिपा प्रमुख सिद्ध माने गए हैं। याद रखना, इनमें से अभी भी सवाल पूछा कि प्रमुख सिद्धों के नाम भी लिखना है। तो दोस्तों देखिए सरहपाद क्या है, सरहपाद, आगे है सबरपा, सरहपाद सबरपा, इसके बाद में है डोंबिपा, डोंबिपा, इसके बाद में कणहपा, कणहपा, इसके बाद में कुकुरिपा, क्या है कुकुरिपा, प्रमुख सिद्ध माने गए हैं। ध्यान रखना। आगे दोस्तों है सरहपाद का दोहा कोस है, सरहपाद का दोहा कौन सा है? कोस है। और सबरपा का दोहा है वो है चर्यापद, क्या है? चर्यापद। आगे है दोस्तों डोंबिपा के जो दोहा है उसे डोंबी गीतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंबी गीतिका कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों योग चर्या, योग चर्या, इसके बाद में अक्षर
द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश सिद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है। देखिए योगाचार्य क्या, डोम्बी गीतिका, योगाचार्य, ठीक है, योगाचार्य अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश सिद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है वो माने गए हैं। समझ गए दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि सिद्ध काव्यों की दृष्टि से प्रमुख रचनाएं। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, मैं आप सभी के सामने खोज के आपके सामने पेश करता हूं। ये देखिए दोस्तों सवाल बनता है कि सिद्ध तथा नाथ संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ। सिद्ध और नाथ संप्रदाय का उद्भव है वो किस प्रकार से, ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके उद्भव के बारे में दोस्तों आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो सिद्ध संप्रदाय का उद्भव वज्र यानी वेदों से माना गया, किससे, वेदों से माना गया है। इसके बाद में दोस्तों विद्वानों का मत है कि वज्र यानी सिद्धों की सहज साधना के साथ में शैव मत की मान्यताओं को मिलाने के नाथ पंथ का विकास हुआ। किसके द्वारा, नाथ पंथ का विकास हुआ है। देखिए एक बार मैं पुनः बताता हूं आपको कि सिद्ध संप्रदाय का जो उद्भव है वो वज्र यानी वेदों से हुआ है। किससे, वज्र यानी कि वेदों से हुआ है माना गया है। और विद्वानों का मत है कि वज्र यानी सिद्धों की सहज साधना के साथ, वज्र यानी ये जो वज्र यानी सिद्धों है तो इसकी सहज साधना के साथ शैव मत की मान्यताओं को मिलाने से, वज्र यानी सिद्धों के साथ में शैव मत की मान्यताओं को मिलाने से नाथ पंथ का विकास हुआ है। शैव मत के द्वारा वज्र यानी शैव मत की मान्यताओं और वज्र यानी सिद्धों, इनको मिलाने से नाथ पंथ का उद्भव हुआ, विकास हुआ। तो सिद्ध का उद्भव तो दोस्तों ये आपने समझ लिया कि सिद्ध का उद्भव है ये वज्र यानी वेदों से उद्भव हुआ माना गया है। और इस वेदों, वज्र यानी वेदों या फिर वज्र यानी सिद्धों और इसके साथ में शैव मत की मान्यताओं को मिलाने से नाथ पंथ का विकास हुआ। समझ गए इसका विकास कहां कहां से हुआ है। आगे दोस्तों 22वां सवाल बनता है। देखिए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन कौन माने गए, इसके बारे में दोस्तों सवाल पूछा गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आदिनाथ शिव माने गए। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में सवाल पूछा गया तो दोस्तों किसको माना गया है, शिव को माना गया है, जिसके प्रमुख शिष्य के रूप में मत्येंद्रनाथ का नाम लिया जाता। किसका, मत्येंद्रनाथ का नाम लिया जाता है, यानी कि शिव के प्रमुख शिष्य के रूप में मत्येंद्रनाथ का नाम लिया जाता है। और मत्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य गोरक्षनाथ या फिर गोरखनाथ ने नाथ पंथ का उत्कर्ष प्रदान किया। नाथ पंथ को उत्कर्ष प्रदान किया किसने किया था, गोरखनाथ जी ने। देखिए नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने गए तो दोस्तों शिव को माना गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक शिव को माना गया है। और शिव के शिष्य कौन है, मत्येंद्रनाथ। और मत्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के द्वारा नाथ पंथ को उत्कर्ष आगे बढ़ाया गया, उसको प्रकाशित किया गया, आगे फैलाया गया, यानी कि नाथ संप्रदाय का विकास किया गया। 23वां सवाल दोस्तों बनता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाथ संप्रदाय को किन किन नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों नाथ संप्रदाय को कान सिधवाने के कारण, नाथ संप्रदाय में क्या होता है कि कान सिधवाने के कारण कनफटा संप्रदाय, दोस्तों कनफटा संप्रदाय या फिर योग मत संप्रदाय या फिर योग संप्रदाय या फिर तथा अवधूत संप्रदाय आदि नामों से पुकारा जाता है। अवधूत संप्रदाय आदि नामों से पुकारा जाता है, परंतु इसका बहुप्रचलित नाम नाथ संप्रदाय है। क्या है, नाथ संप्रदाय बहुप्रचलित, अधिक से अधिक नाम लिए जाने वाला इस नाथ संप्रदाय का क्या है, ये नाथ संप्रदाय अधिक प्रयोग में लिया जाता है। और लेकिन अन्य नामों के बारे में आपको पूछा जाए तो दोस्तों कनपठा संप्रदाय, क्योंकि ये कानों को सिधवाते हैं इसलिए इसको कनपठा संप्रदाय भी कहता है। और योग मत संप्रदाय भी कहते हैं, योग संप्रदाय भी कहते हैं, अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं। नाम याद रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि गोरखनाथ का संक्षिप्त परिचय लिखिए। गोरखनाथ का संक्षिप्त में हमें परिचय लिखना है
गोरखनाथ जी के बारे में एग्जाम में सवाल आता है। संक्षिप्त परिचय के बारे में, संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में मैं सभी सवाल आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप भी जेएनयू के विद्यार्थी है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित 1 वीक सीरीज का अध्ययन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर पहली बार है प्लेटफॉर्म पर दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और एक छोटा सा कमेंट अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियोस के माध्यम से कीजिएगा अपने डाउट को, या फिर अपनी किसी अन्य परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अन्य सीरीज की रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर आपके किसी विचारों को पेश करने के लिए आप छोटा सा कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अगला है गुरु गोरखनाथ का संक्षिप्त परिचय लीजिए। दोस्तों गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय को उत्कर्ष पहुंचाया। गोरखनाथ के बारे में हमने अभी बात की थी कि गोरखनाथ है वो किसके शिष्य थे? गोरखनाथ है वो मत्येंद्र नाथ के शिष्य थे। तो गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय को उत्कर्ष पहुंचाया गया, इसको विकास किया गया, इसको फैलाया गया। तो ये दोस्तों याद रखना कि गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय को उत्कर्ष पहुंचाया, ये मत्येंद्र नाथ के शिष्य थे। किसके? अभी मैंने बताया कि मत्येंद्र नाथ के शिष्य थे, तथा इन्होंने संस्कृत में लगभग 30 ग्रंथ लिखे। गोरखनाथ मत्येंद्र नाथ के शिष्य थे और 30 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। इसमें से गो रक्षक शतक, इसमें से जो गो रक्षक शतक, गो रक्षित संहिता, योग मार्तंड, विवेक मार्तंड, योग बीज, शासन और अमरूद प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं एग्जाम के। तो अगला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है। देखिए आदिकाल वीर रागात्मक काव्य की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल वीर रागात्मक काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, उसके बारे में दोस्तों बात करनी है। देखिए आदिकाल की बात हो रही है और उसमें वीर रागात्मक काव्य, आदिकाल के अंदर वीर रागात्मक काव्य की विशेषता लिखनी है। सवाल को समझिए। तो दोस्तों वीर रागात्मक लिखना है तो यानी कि योद्धाओं के बारे में आ जाएगा, कवियों के बारे में आगे आ जाएगा, ऐतिहासिक अभाव, ऐतिहासिक प्रमाणता, इसके बारे में हमारी बातें आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि संदिग्ध प्रमाणिकता, आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य के अंदर हमें संदिग्ध प्रमाणिकता मिलती है, ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है, अधिकांश चारण कवियों द्वारा रचित है। जो आदिकाल का वीर रागात्मक काव्य है तो वो चारण कवियों के द्वारा रचित है। आश्रयदाता की अति रंजनापूर्ण प्रशंसा, आश्रयदाता की अति रंजनापूर्ण प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, कैसी संकुचित छोटी सी राष्ट्रीयता, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया किसमें? वीर रागात्मक काव्य के अंदर। वीर एवं श्रृंगार रस प्रधानता, वीर रस बिल्कुल किसका? वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें है। संद वैविध्य प्रबंध तथा मुक्तक काव्य रूप, डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें आदिकाल वीर गाथात्मक वीर रागात्मक काव्य के अंदर कैसी डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया। आदिकाल वीर गाथाओं की प्रमुख विशेषता है। समझ गए? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि आदिकाल वीर रागात्मक काव्य की विशेषता है कि संदिग्ध प्रमाणिकता, ऐतिहासिकता का अभाव, चारण कवियों के द्वारा रचित, आश्रयदाता की अति रंजनापूर्ण प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, संद वैविध्य, इसके बाद में प्रबंध तथा मुक्तक काव्य रूप, डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग, ये सभी वीर गाथात्मक वीर काव्यों की प्रमुख विशेषता है। आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? बीसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है इसके बारे में। तो बीसलदेव रासो है वो नरपति नालह कृत्य किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नालह के द्वारा वीर रासो काव्य लिखा गया है और ये एक श्रृंगारपूर्वक विरह काव्य। कैसा है? श्रृंगारपूर्वक विरह काव्य है जिसमें बीसलदेव की
उड़ीसा जाने के बाद रानी राजमती के वियोग का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें बीरमदेव है वो उड़ीसा चले जाते हैं और उसकी पत्नी है वो राजमती, उसके वियोग का वर्णन किया गया है इस मिसलदेव रासो के अंदर। और मिसलदेव रासो है वो नरपति नालह के द्वारा लिखी गई है और इसमें श्रृंगार विरह काव्य लिखा गया है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि विद्यापति का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। परिचय लिखना है विद्यापति का। दोस्तों विद्यापति के बारे में हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? विद्यापति एक आदिकाल के कवि थे। कौन थे? आदिकाल के कवि थे विद्यापति। और विद्यापति है वो श्रृंगार परक लौकिक साहित्य लिखा। विद्यापति के द्वारा श्रृंगार परक लौकिक साहित्य लिखा गया और इसका समय संवत यानी कि विद्यापति का समय संवत 1460 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। और इन्होंने देसी भाषा यानी कि विद्यापति ने देसी भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली लिखी है। ठीक है, कीर्तिलता इन्होंने उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति में चंपू काव्य शैली में लिखी और पदावली पर जयदेव की गीत गोविंद कृति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों विद्यापति के द्वारा अनेक सारे भाषाओं में क्या लिखा गया? पदावलियां लिखी गई और अलग अलग प्रकार के काव्य भी लिखे गए। ये आदिकाल के कवि थे, श्रृंगार परक लौकिक साहित्य के इन्होंने इनके बारे में लिखा। श्रृंगार परक लौकिक साहित्य को इन्होंने लिखा और इन्होंने देसी भाषा के अंदर कीर्तिलता लिखी और इन्होंने कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली लिखी है। और साथ ही साथ में इन्होंने कीर्तिलता है तो उन्होंने अपने कीर्तिलता है तो इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह, इसका जो आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह, तो इसके प्रशस्ति पर चप्पू काव्य शैली में लिखा है और पदावली पर जयदेव गीत गोविंद की कृति है। वो किस पर? पदावली है तो इस पदावली में जयदेव की गीत गोविंद कृति को लिखा है, स्पष्ट किया है। इसके बाद में दोस्तों ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार की कृति है? ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार की कृति है? तो दोस्तों ढोला मारूरा दोहा है तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध लोक काव्य क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है और इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा का दोहा संत के श्रृंगार चित्र प्रस्तुत किया गया है। नायक ढोला, इसका जो नायक हीरो है वो ढोला कचवाहा वंश के राजा नल का पुत्र है। नायिका मारवाड़ी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री बताई गई है। इसके बारे में दोस्तों ढोला मारूरा दोहा तो आपने ये नाम सुना ही होगा। और इन्होंने क्या किया था? एक प्रेम कथा रची थी और इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा के बारे में आपने कहानी इतिहास में जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं से। अमीर खुसरो पर एक परिचयात्मक टिप्पणी लिखी। अमीर खुसरो पर एक परिचयात्मक टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में हम परिचयात्मक टिप्पणी लिखे तो एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है परिचयात्मक टिप्पणी के बारे में, तो इसको देख ही लेते हैं। आदिकाल की लौकिक काव्य परंपरा में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने खड़ी बोली रचनाएं लिखी। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था। इसका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1253 में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो ने कुल 99 पुस्तकें लिखी। अमीर खुसरो के द्वारा कुल 99 पुस्तकें लिखी गई और जिसमें से 20 से 22 उपलब्ध है। 20 से 22 पुस्तकें उपलब्ध है। और किच्चा श्यार दरवेश और खालिक बारी प्रमुख कृतियां हैं। इसकी मुकरियां, पहेलियां, ढकोसले दोहे विशेष लोकप्रिय। यानी कि इनके लोकप्रियों की बात करें तो दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा खलिक बारी प्रमुख कृतियां हैं। किच्चा चार दरवेश खलिक बारी प्रमुख कृतियां हैं। और इसमें दोस्तों इसकी जो लोकप्रिय है वो मुकरियां, पहेलियां, ढकोसले दोहे इसके लोकप्रिय है। किसके? अमीर खुसरो के, ये पर्स लोकप्रिय। अब बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आलोचनात्मक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों
अधिक बड़ा सवाल है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। आप दोस्तों अंत तक जुड़े रहिएगा, अच्छे तरीके से आपको इसको समझिएगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद काल है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए आदिकाल की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कैसा है, आदिकाल है वो कैसा है, विवादास्पद है। इस पर अनेक मत दिए गए, एक विवाद की तरह इसको दिया गया है और इस कथन को स्पष्ट करना है और इनकी समस्याओं पर प्रकाश भी डालना है। इसमें समस्या क्या क्या आ रही है उस पर भी प्रकाश डालना है। सवाल को समझ के आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को विद्वानों ने अनेक कारणों से एक विवाद काल के रूप में स्वीकार किया है। आदिकाल ने सभी इतिहास लेखकों के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की। यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल को भी इतिहास लेखन के समय आदिकाल के विषय में अनेक समस्याओं और प्रश्नों से जूझना पड़ा। आदिकाल प्रमुख समस्या आदिकाल में है उनके बारे में दोस्तों ये दिया गया है, पॉइंट दिए गए हैं। अनिश्चित प्रारंभिक सीमा समस्या, आदिकाल के बारे में देखें तो अनिश्चित प्रारंभिक सीमा, इसका आदिकाल का प्रारंभ क्या कब हुआ, तो इसके बारे में दोस्तों अनेक समस्या है। हिंदी भाषा के प्रारंभ की अनिश्चित तिथि, हिंदी भाषा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसकी अनिश्चित तिथि, ये भी एक विवाद का कारण है। आगे है दोस्तों भाषा की अनेक रूपता इसमें दी गई है, तो ये भी एक विवाद का कारण है। आगे साहित्य के बहुआयामी विषय एवं काव्य रूप, साहित्य के बहुआयामी रूप है, विषय है, तो ये भी दोस्तों विवाद का कारण बनता है। तो दोस्तों आदिकाल की जो समस्या है तो उन समस्याओं के बारे में देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख समस्या निम्न है। सीमा निर्धारण की समस्या, आदिकाल का जो सीमा निर्धारण है वो नहीं कर पाना, ये भी दोस्तों एक बड़ा फैक्ट है। तो दोस्तों विद्वानों ने अलग अलग आदिकाल की सीमा रेखा को बताया। देखिए इतिहासकार प्रारंभिक सीमा अंतिम सीमा किसकी, आदिकाल की। देखिए ग्रियर्सन नामक विद्वान के द्वारा बताया गया कि आदिकाल है उसका प्रारंभिक सीमा है 1700 से लगाकर अंतिम सीमा है 1457। मिश्र बंधु ने बताया कि 700 से लगाकर विक्रम संवत 700 लगाकर विक्रम संवत 1343। आगे है दोस्तों आचार्य शुक्ल के द्वारा बताया गया कि इसका प्रारंभ है वो है विक्रम संवत 1750 से हुआ और अंतिम है वो अंत है वो विक्रम संवत 1375 से हुआ। देखिए आगे बात करता हूं कि आचार्य शुक्ल के बारे में मैंने बताया कि विक्रम संवत 1750 से लगाकर विक्रम संवत 1375। राहुल साकृत्यायन ने बताया कि विक्रम संवत 1817 से लगाकर 817 से लगाकर विक्रम संवत 1357। ठीक है, तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन सभी मत जितने भी हमें अंतिम सीमा स्टार्टिंग सीमा इसके बारे में अभी पढ़ा, तो इन सभी मतों के अनुसार अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए। तो इन सभी मतों के अनुसार आचार्य शुक्ल के सीमा निर्धारण को लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। किसके, आचार्य शुक्ल ने सीमा रेखा बताई तो इसको स्वीकार किया। कब आचार्य शुक्ल ने बताया कि 1050 से लगाकर 1375, तो ये इसका सीमा निर्धारण सबने स्वीकार किया। आगे है दोस्तों सेकंड पॉइंट है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि संबंधी विवाद। तो ये भी हिंदी साहित्य के विवादास्पद, आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद है, तो ये भी इसका कारण बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन था, इससे संबंधित भी विवाद बनते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि का प्रश्न भी एक विवादास्पद है। शिव सिंह सेंवर मिश्र बंधुओं ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किंतु इसका ग्रंथ में उल्लेख मात्र मिलता है। अब तक इसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के सरहपाद को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि घोषित करते हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार सरहपाद को ही हिंदी का पहला कवि माना गया है। समझ गए। आगे बढ़ता हूँ थर्ड पॉइंट की ओर। भाषा के स्वरूप निर्धारण की समस्या। भाषा का स्वरूप निर्धारण इसकी समस्या आती है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक समस्या भाषा के रूप में, भाषा के स्वरूप निर्धारण से संबंधित भी है। इस काल में अनेक भाषा रूपों के प्रचलन ने इस समस्या को और भी अधिक बढ़ावा दिया। दोस्तों भाषा का भी अलग अलग स्वरूप है। आगे दोस्तों अगला पॉइंट है कि नामकरण की समस्या भी बनती। नामकरण की समस्या, विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के लिए विभिन्न नाम सुझाए तथा पुष्टि के लिए तर्क भी प्रस्तुत किए। आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा कहा है, यानी कि आदिकाल को आचार्य शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल कहा गया। आचार्य हरिश्चंद्र प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदिकाल कहना उचित समझा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है। संदिग्ध काल नाम
से इसको दो भागों में बांटा है और बांटकर इसकी बात करते हैं। और राहुल शाकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल भी कहा है और गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल भी कहा है। मिस्र बंधुओं ने इसे आदिकाल या फिर आरंभिक काल कहकर पुकारा है। किसने? मिस्र बंधुओं ने। दोस्तों अब आता है पांचवा पॉइंट है कि ग्रंथों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता की समस्या। ग्रंथों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता की समस्या। आदिकाल की अनेक ग्रंथ की प्रमाणिकता संदिग्ध है। आदिकाल के जो अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है, यहाँ तक कि जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे संदिग्ध रचनाएं कहकर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसके विपरीत आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जिन रचनाओं को विवेचन योग्य मानते हैं, आचार्य शुक्ल उन्हें नोटिस मात्र कहकर विवाद को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दोस्तों 6वां पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों ध्यान रखना, धार्मिक ग्रंथों की समस्या। धार्मिक ग्रंथों की समस्या है तो इसलिए भी हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में विवाद स्पंद बना हुआ है। धार्मिक ग्रंथों की समस्या, यह भी इसका कारण है। इस काल के धार्मिक ग्रंथों को लेकर विद्वानों के बीच में विवाद और भी बढ़ गया। कुछ विद्वान धार्मिक ग्रंथों को आदिकाल साहित्य में शामिल करना नहीं चाहते हैं। इसमें आचार्य शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। दूसरी ओर आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी इस धार्मिक कृतियों को सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक साहित्यिक कृतियां मानते हैं। उसके मतानुसार धर्म प्रधान होने के कारण कोई भी रचना महत्वहीन और अविवेच्य नहीं हो जाती। यदि ऐसा होता तो रामचरितमानस को भी साहित्य ग्रंथों की सीमा से बाहर कर दिया गया होता। और दोस्तों अब हम सीधे सीधे इसके निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, ठीक रहेगा। देखिए निष्कर्ष की बात करें, लास्ट एंड फाइनल है इसका, तो अंततः हमने इतनी बात की, अंततः ये स्पष्ट हुआ कि आदिकाल हिंदी साहित्य का एक विवादास्पद काल है। कैसा? हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो हिंदी साहित्य का एक विवादास्पद काल है। इसलिए आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने विरोधों और व्याख्याताओं का युग, विरोधों और व्याख्याताओं का युग किसको कहा? आदिकाल को कहा। किसने कहा? हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। और शुक्ल जी ने भी इस स्थिति को दबे स्वर में स्वीकार किया। किसने? शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको दबे स्वर में इसको स्वीकार करना माना है। तो चलिए तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, नेक्स्ट क्लास के रूप में। अच्छे तरीके से मैं आलोचनात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, अच्छे सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेहतरीन क्वेश्चंस है, तो उन्हीं को लेकर जिस प्रकार आज आया हूं तो उसी प्रकार मैं अगली क्लास में भी सिलेक्ट करके आप सभी के सामने क्वेश्चंस को पेश करवाऊंगा। तो आपके अपने इस दोस्त को अनुमति देवे, धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज के साथ में।